गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, कल के इस लेसन में हम लोगों ने डैट मीन्स की स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने दो तरीके से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए देखा था। एक हमारा था एनिमल हस्बेंड्री और दूसरी बात थी प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को देखना है और हमारे फूड के रिक्वायरमेंट के लिए, यानी हम एनिमल पे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो डिपेंडेंट हैं, तो जैसे पोल्ट्री फार्म, फिर फिशरीज, एपीकल्चर, है ना, ये इन सब चीज़ों पे। तो कल हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म को देखा था, डेयरी को देखा था, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो इन सब चीज़ों को देखा। अब उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। कौन सी बातें? तो आज का टॉपिक होगा हमारा एनिमल ब्रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए, एनिमल ब्रीडिंग। ओके, एनिमल ब्रीडिंग की बातों में, यानी एक एनिमल ब्रीडिंग कैसे करते हैं, यानी कुछ हम अपने तरीके से एनिमल के ब्रीडिंग के रेट को बढ़ा दें। ब्रीडिंग कहने का मतलब रिप्रोडक्शन का टर्म हुआ, यानी मेल और फीमेल का आपस में मेटिंग करवाना और उससे न्यू ब्रीड को तैयार करना। न्यू ब्रीड या जो भी ट्रेडिशनल ब्रीड है उसको भी, तो उसके लिए भी दो तरीके हैं, आउट ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग, ठीक है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग एनिमल की ब्रीडिंग को बढ़ा करके और डिजायर क्वालिटी के एनिमल को या प्रोजेनी को हम लोग पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम अलग अलग तरीके से इसको करते हैं और जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट उससे मिलते हैं तो उसको कैरी करते हैं। अगर हमारा डिजायर नहीं मिला तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पर हम लोगों को लेके चलना है। तो चलेंगे, सबसे पहले क्या है एनिमल ब्रीडिंग। जो एनिमल का एक ग्रुप है जो आपस में एक जैसे फिजिकल अपीयरेंस दिखाते हैं, फीचर्स हैं, साइज हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेम ब्रीड के हैं। जैसे हम लोग सभी इंडियंस लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, तो हम लोग इंडियंस एक ब्रीड हुआ। चाइनीज ब्रीड कह सकते हैं, उनका एक अलग है, यूरोपियन वाले का अलग है। तो ब्रीड का मतलब जिनका फिजिकल अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस, साइज, ये सारी चीज़ें लगभग मिल एक जैसी हो, सिमिलर हो, तो वो हम लोग एक ब्रीड के हुए। तो ब्रीड का मतलब ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए, तो हेडिंग एनिमल ब्रीडिंग और लिखेंगे इसमें ए ग्रुप ऑफ एनिमल सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, a group of animal similar in most characters, like appearance, features, size, configuration, etc. belongs to a breed. Animal breeding is producing improved breed of domesticated यानी जिस एनिमल को हम लोग घर में यानी डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, जिनको पालते हैं या उसे हमें जो किसी से दूध लेने के लिए पालते हैं, जैसे काऊ बफेलोज को, सीप को, गोट को, किसी को मीट के लिए हम लोग करते हैं, यानी किसी ना किसी पर्पस के लिए जो एनिमल को हम लोग अपने घर पे या उसका कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, दैट इज द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो वैसे एनिमल के लिए तो एनिमल ब्रीडिंग इज प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव ब्रीड, यानी नए ब्रीड जो आए उसमें हमारे डिजायर क्वालिटी ज़्यादा मिले,
डिजीज रेसिस्टेंस हो, ज़्यादा सर्वाइवल हो, मीट हमें ज़्यादा मिल सके, मिल्क ज़्यादा मिल सके, या उससे हम काम ज़्यादा, जैसे बुल से हम लोग काम ज़्यादा ले सकें। तो ये सब पर्पस को पूरा करने के लिए न्यू ब्रीड को हम लोग जो तैयार करते हैं, या डिजायर जो ब्रीड हमें मिलता है, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाय इम्प्रूविंग जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए ये काम हम करते हैं। जीनोटाइप का मतलब जीन का लेवल, यानी टोटल नंबर ऑफ जीन इन योर क्रोमोजोम, एंड फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। चूंकि अभी जेनेटिक्स नहीं हुआ है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में कंफ्यूजन आ सकता है। तो हमारे बॉडी के एक सेल में जो टोटल, जो हमारे बॉडी के एक सेल में होगा वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में होगा, सिर्फ स्पर्म को या ओवम को छोड़ के, चाहे वो हमारे बॉडी का कोई भी सेल हो। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम और उस क्रोमोजोम में जीन का जो लेवल है, जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसी को जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप्स की अगर बात करें तो फिनोटाइप्स का मतलब हुआ कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी जैसा हम दिखते हैं, दैट इज द फिनोटाइप। तो जीनोटाइप के बेसिस पर इसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं हम लोग। एनिमल ब्रीडिंग इज प्रोड्यूसिंग सॉरी, ये लाइन थोड़ा रिपीट हो गया। अब देखो, एनिमल ब्रीडिंग हम लोग करते क्या हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग से हमें क्या क्या, तो एनिमल ब्रीडिंग से इम्प्रूव ग्रोथ रेट में इम्प्रूवमेंट आता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल, etc. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग, मीट, मिल्क, वूल, etc. यानी ये सब हमें ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेगा तो फ़ायदा है, या ज़्यादा मिलेगा तो फ़ायदा। तो क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा मिल सके। तो ये सब हमारे डेली लाइफ के यूज के लिए, हमारे ज़रूरत की चीज़ के लिए है, हमारे डाइट के लिए है। तो ये सब चीज़ का हम लोग इसलिए करते हैं। अब आइए मेथड की अगर हम लोग बात करें तो मेथड में अगर हम लोग आए तो दो मेथड से हम लोग ये करते हैं। एक है आउट ब्रीडिंग एंड सेकंड में इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि खुद के ब्रीडिंग, एक ही ब्रीड से, अलग अलग ब्रीड नहीं, सेम ब्रीड वाले आपस में मेटिंग करेंगे। और आउट ब्रीडिंग का मतलब हुआ यही है। और आउट ब्रीडिंग का मतलब कि या अगर ब्रीड सेम है तो भी लगभग 6 से 12 प्रोजेनी तक एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, और या फिर अलग अलग ब्रीड का आपस में मेटिंग होना, यही सब। तो ये दोनों को डिटेल हम लोगों को लेके चलना है, आउट ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग। इसमें एक्चुअल पहले हम लोग इन ब्रीडिंग को देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इन ब्रीडिंग और देन आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। आइए हेडिंग दीजिए इन ब्रीडिंग।
आउट ब्रीडिंग में हम लोगों को देखना है क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है ना। चलिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इन ब्रीडिंग की अगर बात करें हम लोग तो सेम ब्रीड वालों का आपस में मेटिंग कराना, लेकिन जिसके प्रोजेनी यानी कि जो पेरेंट हैं वो लगभग 3 से 4 जनरेशन तक कॉमन नहीं हो। When breeding in between animals of the same breed for 4 to 6 generation। ब्रीडिंग इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, और कितना ज्यादा दूर का नहीं, हमने क्या बोला 3 से 4 जनरेशन से बाद वाले का, यानी कि अंडर द 4 to 6 जनरेशन का। तो 4 से 6 जनरेशन तक उनके प्रोजेनी जो होंगे वो कॉमन होंगे, ठीक है। इन बिटवीन एनिमल द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। It is called inbreeding। एग्जाम्पल, अब इसमें क्या करते हैं कि सुपेरियर मेल को और सुपेरियर फीमेल का आपस में हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। अगर हम लोग कैटल को लेके चलें तो एक कैटल का सुपेरियर फीमेल कैसी होनी चाहिए और सुपेरियर मेल कैसा होना चाहिए। अगर कैटल की हम लोग बात करें कि तो कैटल का सुपेरियर मेल का मतलब जो अच्छा प्रोजेनी को गिव्स राइज, यानी उससे होने वाले बच्चे अच्छे हों, दैट इज द सुपेरियर मेल। और सुपेरियर फीमेल कैटल की अगर बात करें, कैटल का मतलब काउ से, तो सुपेरियर फीमेल ऑफ कैटल मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड मिल्क, जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करे पर लैक्टेशन, तो दैट इज द सुपेरियर फीमेल। तो एक सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल का मेटिंग कराते हैं और उससे जो प्रोजेनी आएगा, तो दोनों सेम ही ब्रीड के होने चाहिए, सुपेरियर मेल भी और सुपेरियर फीमेल भी सेम ब्रीड के होने चाहिए। अब आइए, superior cow and superior bull of the same breed are identified and mated A superior female means of cow means producing more milk पर लैक्टेशन। तो सुपेरियर फीमेल का मतलब जो प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क पर लैक्टेशन,
एंड सुपेरियर मेल ऑफ बुल means gives rise to good progeny। तो अच्छे प्रोजेनी उससे निकले, ऐसा जो करता है, ऐसा जो है उसको सुपेरियर मेल कहते हैं। तो यहाँ तक ये बातें पहले तो इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग का मतलब ये पहले तो इन ब्रीडिंग में हम लोग चल रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है कि एक ही ब्रीड के 4 से 6 जनरेशन के अंदर में, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, 4 से 6 अगर जनरेशन से बाहर जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अभी एक मैं चार्ट बना के दिखाता हूँ प्रोजेनी या 4 to 6 जनरेशन कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा वो मैं दिखा दूँ। उसको पेडाग्री एनालिसिस बोलते हैं, जो जेनेटिक्स में होता है, आपको वह मिलेगा। देखिए मेल और फीमेल है ना, इस मेल और फीमेल के, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम से क्या होंगे, जाइगोट। इतना तो सबको पता है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ताकि ये उतना ज़्यादा ये ना हो। इतना तो समझते हैं जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, प्रोजेनी। तो इस मेल और फीमेल से टोटल जो है वह मान लीजिए 4 बच्चे हुए, ठीक है। यहाँ पर ये मेल, फिर ये फीमेल, फिर से मेल और फीमेल, ये एक जनरेशन हुआ, ये दूसरा जनरेशन हुआ। अब इस मेल का, ठीक है, 2 बच्चे पहले दिखा देता हूं, ठीक है ना, एक मेल हुआ और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। अब इस मेल का मैरिज या मेटिंग होगा इस फीमेल से, कोई भी दूसरे फीमेल से, और फिर इस मेल का इस फीमेल का किसी दूसरे मेल से मैटिंग हुआ, है ना। या चलो इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये किसी दूसरे फीमेल और ये मेल। अब इनसे भी क्या होंगे, तो इनसे फिर मान लीजिए कि एक मेल और एक फीमेल मिला, और इससे भी क्या मिलेगा, मान लीजिए मेल और एक फीमेल मिला। ये फिर से ये किसी ना किसी फीमेल के साथ इसका फिर से मेटिंग, ये फीमेल प्लस यहाँ पर मेल प्लस फीमेल प्लस मेल, है ना। अब उसके बाद में फिर से इससे जो है कोई ना कोई प्रोजेनी आया, इससे भी फिर प्रोजेनी आएगा, और इससे फिर प्रोजेनी आएगा, प्रोजेनी मतलब बच्चे, इससे भी प्रोजेनी आया, है ना। ये 4 अलग अलग प्रोजेनी आ गए इससे। तो ये 1 जनरेशन, ये 2nd जनरेशन, ये 3rd जनरेशन और ये 4th जनरेशन। ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और ये 4th जनरेशन। यानी कि ये 4th से 6th जनरेशन तक के ही आपस में मेटिंग होना चाहिए, अगर सेम ब्रीड के हैं तो। ये भी सेम ब्रीड का मेल और सेम ब्रीड की
फीमेल, सेम ब्रीड का मेल और सेम ब्रीड के फीमेल का मेटिंग हुआ तो उससे एक मेल ऑफ प्रोजेनी मिला, दूसरा फीमेल प्रोजेनी मिला। अब इस मेल प्रोजेनी का फिर से उसी किसी ब्रीड वाले से फीमेल के साथ मेटिंग हुआ तो फिर से कोई मेल और फीमेल दे देगा, फिर इस मेल का फिर इस तरह से, यानी कि इस तरह से 4 से 6 जनरेशन तक वो कॉमन है। और 6 जनरेशन से अगर बाहर का कोई दूसरा के साथ मेटिंग कराया तो इसका मतलब वो चला जाएगा आउट ब्रीडिंग में। तो यहाँ पर इसीलिए ये मेंशन किया है फॉर 4 to 6 जनरेशन। अब आइए अब हेडिंग देंगे हम लोग। देखिए, तो इन ब्रीडिंग से हमें प्योर लाइन मिलता है। इन ब्रीडिंग इंक्रीज homozygosity। Inbreeding is necessary। Inbreeding is necessary if we want to develop pure line। Want to developed pure line। Continue inbreeding continued inbreeding reduces fertility and productivity called inbreeding depression। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के बाद में है अब आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग के बारे में अभी इसलिए इसको रखा है ताकि आपको समझा सकूं, है ना। अब आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग का मतलब देखिए, डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड किसमें 2:45 में है सर, वाजपेयी से पूछ लो। अनरिलेटेड animals which may be same breed, or different breed
आउट ब्रीडिंग में हम लोगों को पढ़ना है आउट क्रॉसिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग पहले देखेंगे। तो इसमें भी आउट ब्रीडिंग में ही ये अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, मेटिंग ऑफ एनिमल, मेटिंग ऑफ एनिमल्स within same breed, within same breed, within same breed, but no common ancestor, but no common ancestor, but no common ancestor up to 4 to 6 generation, up to 4 to 6 generation, 4 to 6 generation। तो कितना यहाँ 4 to 6 फिर आया। एक में कह रहे थे इन ब्रीडिंग में कि 4 to 6 जनरेशन के बीच में ही आपस में होना चाहिए, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 to 6 जनरेशन तक ये एंसेस्टर आपस में कॉमन नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये जो प्रोजेनी है यहाँ पर ये अगर फीमेल आ जाए तो ये फीमेल और इसमें का किसी भी मेल के साथ मेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस फीमेल का इस किसी भी पेडाग्री के मेल के साथ अगर मेटिंग हुआ तो इन ब्रीडिंग, और 4 से 6 जनरेशन के बाहर के किसी के साथ अगर होता है, ठीक है, यानी इनके एंसेस्टर आपस में 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं है, तब वो हो जाएगा आउट क्रॉसिंग। बस इतने का डिफरेंस है इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में, कि 4 से 6 जनरेशन तक अगर एंसेस्टर कॉमन नहीं है आउट क्रॉसिंग, और 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर कॉमन है, दैट इज द इन ब्रीडिंग। पहले इतनी बातों को हो गई, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। ब्रीड को क्रॉस यानी 2 डिफरेंट ब्रीड को, सेम ब्रीड नहीं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब, ठीक है, आउट क्रॉसिंग है ये। आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम होंगे, लेकिन पेरेंट जो होंगे वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होंगे, और यहाँ पर ब्रीड ही अलग अलग हैं। ओके, तो सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड superior male of one breed are mated with superior female of other breed एग्जाम्पल के रूप में बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम्स से ईव को क्रॉस कराए थे मैरिनो रैम्स, MARINO। तो क्या मिला था इससे मिला था हिसारडेल सीप, ये सीप की वैरायटी है। बीकानेरी ईव्स भी और ये मैरिनो भी। कहाँ? तो ये पंजाब में, ये पंजाब से हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला करके ऐसा सीप तैयार कर लिए। तो बीकानेरी अलग ब्रीड का है और ईव्स अलग ब्रीड है।
और दो अलग अलग स्पेसीज सेम है, अलग अलग ब्रीड को लेकर के ये काम कर दिए। अब है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो अलग अलग स्पेसीज का क्रॉसिंग करा देंगे, मेटिंग। अब आई बात समझ में। नेक्स्ट है बेटा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, टू डिफरेंट स्पेसीज are mated एग्जाम्पल में म्यूल। तो फीमेल हॉर्स से फीमेल हॉर्स को क्रॉस कराए हम लोग, फीमेल हॉर्स को क्रॉस करा दिए हैं मेल डंकी से, तो हमें क्या मिल गया? म्यूल। और ये म्यूल इनफर्टाइल होता है, यानी अब इस म्यूल से बच्चे नहीं हो सकते हैं। अब इस म्यूल से फायदा क्या हुआ? तो इसकी हाइट डंकी से ज़्यादा होती है और काम जो है वो डंकी के जैसा भी कर सकता है। यूजफुल इन हिली एरिया, ठीक है। तो पहाड़ वगैरह पर चढ़ाई करने में, हिली एरिया में यूजफुल इन हार्ड वर्क। और चूंकि इसकी डंकी से हाइट ज़्यादा हो गई और घोड़े के साथ है तो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो गया घोड़े की वजह से, और गधे के जैसा काम करने की टेंडेंसी तो है ही। तो ये हुआ इंटर स्पेसिफिक। अब आइए कंट्रोल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग को कंट्रोल। कंट्रोल ब्रीडिंग, कंट्रोल ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, अगर कोई एक बुल एक बार नेचुरली इंसेमिनेशन करता है तो 5 to 10 बिलियन स्पर्म को डिस्चार्ज करता है वेजाइना ऑफ द काउ। अब ए नंबर ऑफ स्पर्म्स आर, इसमें क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। तो अगर हम उस बुल के स्पर्म को कलेक्ट कर लें और ब्रीडर के थ्रू आर्टिफिशियली उसको हम लोग इंजेक्ट करें वेजाइना ऑफ द काउ, जिससे सिर्फ थोड़े से स्पर्म का यूज होगा, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है। तो जो सुपेरियर क्वालिटी ऑफ मेल है या बुल है, उससे हम लोग उसके सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं और उतना ही सीमेन से ए लॉट ऑफ काउ को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटिंग करवा सकते हैं। तो देखिए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, the semen of superior male the semen of superior male is collected and
is collected and injected into reproductive tract of female by breeder semen can be used or frozen for later use। सीमेन को या तो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं या तो फ्रोजन कर सकते हैं लैटर यूज के लिए। When a bull inseminate naturally, about 5 to 10 billion sperm, 5 to 10 billion, million नहीं billion sperm are deposited in the vagina, are deposited in the vagina of cow, जिससे बहुत सारे स्पर्म बर्बाद होते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज इकोनॉमिकल, ये काफी इकोनॉमिकल होते हैं। अब एक है टेक्नोलॉजी MOAT, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। The semen of superior male is collected and injected into reproductive tract of female by breeder
एक मिनट, ये थोड़ा सा पहले समझाता हूं MOET में करते क्या हैं। जो फीमेल है यानी काऊ है, इसको FSH के जैसा हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया या किसी तरह से दिया। अब इस काऊ में ओवुलेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, ओवुलेशन या सुपर ओवुलेशन होंगे, यानी एक साथ एक से ज्यादा ओवम का रिलीज होना। और तब जब एक से ज्यादा ओवम रिलीज होंगे तब इसको हम लोग या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से या फिर सुपेरियर बुल से मेटिंग करवाते हैं। देन क्या कराएंगे, मेट कराएंगे या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देंगे। पहले इस काऊ को FSH के जैसा हार्मोन का इंजेक्शन देंगे जिससे उसमें ओवुलेशन या सुपर ओवुलेशन बढ़ जाएगा, एक साथ एक से ज्यादा ओवम रिलीज होंगे और तब इस काऊ को हम लोग मेटिंग करवाएंगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे जिससे इसमें 8 से 10 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएंगे। 8 to 10 अगर सुपर ओवुलेशन हुआ है तो 8 से 10 एम्ब्रियो बन जाएगा और तब इस एम्ब्रियो को निकाल करके यानी कलेक्ट करके इसको हम लोग सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे। सरोगेट मदर का मतलब जो काऊ की सरोगेट है उसको ट्रांसफर कर देंगे। कलेक्ट एंड सरोगेट, कलेक्ट एंड ट्रांसफर। तो सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया। अब एक साथ 8 से 10 बच्चे तैयार हो जाएंगे। यही है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओवुलेशन, एक से ज्यादा ओवम को एक बार में बनवाएं। कैसे, तो FSH को दे करके और एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम है MOET। अब इसी चीज को लिखते हैं हम लोग। Hormones FSH like activity is given to cow for inducing follicular maturation and super ovulation instead of one egg, एक एग की जगह पे ज्यादा ओवुलेशन करवा दिया। They produce 6 to 8 egg अब इसके बाद cow is mated with superior bull or artificial inseminated, या तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया या फिर उसको मेटिंग करा दिया सुपेरियर बुल से। ठीक है।
embryo at 6 to 8 cell stage are recovered and transferred to surrogate mother. Recovered and transferred to surrogate mother. Transferred to surrogate mother. Transferred to surrogate mother. MOET done in cattle, sheep, rabbit, buffaloes, mares, ठीक है। अब है ब्रीड ऑफ कैटल। तीन तरह के ब्रीड, मिल्क ब्रीड, ड्राउट ब्रीड, देसी ब्रीड, इस तरह से ब्रीड होते हैं। तो कौन से ब्रीड में काऊ सुपेरियर होगी, कौन से ब्रीड में बुलॉक सुपेरियर होगा, ये देखना होता है। तो तीन तरह के ब्रीड हमें देखने को मिलते हैं। इसके 3 ग्रुप हैं। एक है मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड का काऊ, मिल्च ब्रीड के काऊ कैसे होते हैं? तो गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग। और बुलॉक कैसे होते हैं इसके? बुलॉक की अगर बात करें, बुलॉक जो होगा वो पुअर क्वालिटी का होगा। फिर है ड्राउट ब्रीड। ड्राउट ब्रीड की अगर बात करें तो ड्राउट ब्रीड का बुलॉक सुपेरियर होता है। बुलॉक गुड फॉर वर्किंग, गुड फॉर वर्किंग, बट काऊ जो होता है, काऊ पुअर मिल्क प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी ब्रीड। थर्ड जनरल यूटिलिटी ब्रीड। काऊ गुड मिल्क प्रोड्यूसर, गुड मिल्क प्रोड्यूसर, and bullock are good drought animals. Good drought animals. तो ये इसके ब्रीड, 3 तरह के ब्रीड, मिल्च ब्रीड, ड्राउट ब्रीड और जनरल यूटिलिटी ब्रीड। ये 3 अलग अलग ब्रीड हम लोगों को देखने को मिला। मिल्च ब्रीड, ड्राउट ब्रीड और जनरल यूटिलिटी ब्रीड। हो गया बात यहाँ तक। तो अब इन्हीं के 3 ब्रीड के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो नाम हैं, जो हमें पूछता है कभी कभी, तो उनके इम्पॉर्टेंट ब्रीड के नाम को थोड़ा जानना है। ओके, तो चलिए, कितना देर हुआ?
ठीक है, अब इसके आगे का जो कैटल का जो ब्रीड के वैरायटी का जो नाम है, अब इसको हम लोगों को करना है। तो थोड़ा सा इसके कैटल के ब्रीड का नाम को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए, ये हुआ मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड में गिर, साहिवाल, देओनी, रेड सिंधी, रेड सिंधी, रेड सिंधी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहाँ कहाँ है? तो गिर जो है वो गुजरात और राजस्थान। GUJ का मतलब गुजरात, RAJ का मतलब राजस्थान। फिर उसके बाद साहिवाल पंजाब में है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देवनी आंध्र प्रदेश, ठीक है। रेड सिंधी आंध्र प्रदेश हो गया। अब ड्राउट ब्रीड, ड्राउट ब्रीड। ड्राउट ब्रीड में मालवी, नागौरी, हलिकर, खिलारी, अमृत महल, और अमृत महल, ठीक है। मालवी राजस्थान और MP में, मध्य प्रदेश। ये हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हलिकर कर्नाटका, कर्नाटका। खिलारी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अमृत महल कर्नाटका, कर्नाटका। जनरल यूटिलिटी ब्रीड, ठीक है। जनरल यूटिलिटी ब्रीड हरियाणा, अंगोल और निमारी। तो हरियाणा में, अंगोल आंध्रा में और निगोरी, निमारी जो है मध्य प्रदेश, MP में और कुछ महाराष्ट्र के रीजन में।
तो ये मिल्च ब्रीड, ड्राउट ब्रीड और जनरल यूटिलिटी ब्रीड, ये तीनों के नाम को लिख लिए आप लोग। उसके बाद में आइए अब कुछ एक्जोटिक ब्रीड, जैसे जर्सी, होल्स्टियन, फ्रीसियन, AYR सिरे और ब्राउन स्विस तो जर्सी, आइलैंड ऑफ जर्सी, इंग्लिश चैनल में मेनली मिलता है, होल्स्टियन हॉलैंड, एरिशायर स्कॉटलैंड, ब्राउनस्वीट स्विट्जरलैंड, और ये स्विट्जरलैंड। फिर इंडियन बफेलोज, इंडियन बफेलोज में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, और नीली रावी। मुर्रा जो है वो मेन रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, जबकि भदावरी यूपी एंड एमपी में है, जाफराबादी गुजरात, सुरती गुजरात राजस्थान, मेहसाना गुजरात, मेहसाना एक शहर ही है गुजरात का, अहमदाबाद के पास में, और नागपुरी सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, नीली रवि पंजाब हरियाणा। हो गया। तो ये बफेलोज के हो गए। बस ये सब के नाम को लिखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, लेकिन पूछ दिया तो आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। एटलीस्ट स्टेट का ना सही, कम से कम कौन से, जैसे बफेलोज में कौन कौन से वैरायटी है या ब्रीड है, काऊ में कौन कौन से यानी कैटल के कौन कौन से ब्रीड है, वो नाम एटलीस्ट याद रहें आपको, ये बात इम्पॉर्टेंट है।
एक्जोटिक ब्रीड ऑफ सीप, सीप के कुछ एक्जोटिक ब्रीड, मेरिनोस, ये वुल ब्रीड है, सुफोल्क एंड डॉर्सेट कोरिडेल, some Indian sheep breed, some Indian sheep breed, some Indian sheep breed, गद्दी, बकरवाल, रामपुर बुशायर, नाली, और लोही। अब गोट के कुछ ब्रीड, गद्दी, मारवाड़ी, बीतल, मलाबरी, बंगाल, गंजम, ये सब गोट के पार्ट हैं। तो ये सब नाम थोड़ा लिख लेंगे। इससे आगे की बातों को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एपी कल्चर को स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एपी कल्चर। ओके, थैंक यू।